Dear students, one more application of Gauss theorem. When we have given that a non-conducting uniformly charged sphere, then what will be intensity of electric field outside of the sphere, at the sphere and inside the sphere. Since when we have a non-conducting sphere, then total charge given to that non-conducting sphere, it resides due to total volume of non-conducting sphere. किसी भी non-conducting या कुचालक स्फीयर को या कुचालक माने non-conducting ऑब्जेक्ट को टोटल दिया गया चार्ज उसके वॉल्यूम में सिचुएटेड होता है, जबकि कंडक्टर में जो आपका दिया गया चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस पर। लेकिन यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग जो बॉडीज़ होती हैं, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ में जो चार्ज है वो इक्वली वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कंडक्टिंग, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इफ एनी यूनिफॉर्मली चार्ज if any non-conducting sphere is uniformly charged, then total charge is distributed on its volume. So question is repeated for non-conducting sphere. हमारा जो पहला वो रहता है कि according to question we suppose let or consider a sphere, non-conducting sphere of radius r, which has given a charge q, that so that its volume charge density becomes rho. एक सपोज किया, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक सपोज किया कि मान लेते हैं कि हमें एक r रेडियस, स्मॉल r रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कुचालक स्फीयर है जिस पर Q चार्ज दिया गया, जिसके कारण उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना हो गया, रो, या चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी कितनी हो गई, रो। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोजिंग था। अब हम वी वांट टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी, we want to determine the value of intensity of electric field at outside of the non-conducting sphere or at the sphere or inside the sphere. So first time we suppose a point P outside of the sphere and draw a sphere of capital radius r, draw a sphere of capital R radius r, कैपिटल आर रेडियस के लिए हमने कैपिटल आर रेडियस आर एज ए गॉसियन सरफेस। जैसे ही हमने कहा कि हमारे पास स्फीयर है और इसके आउटसाइड में एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमने कहा कि जो पी, सिंस पी इज एट डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सो वी ड्रा ए sphere of concentric sphere of radius r as a Gaussian surface. अब हमने इमेजिन किया कि हम पूरे r रेडियस का, कैपिटल r रेडियस का एक स्फीयर खींचते हैं, कॉन्सेंट्रिक सकेंद्री स्फीयर खींचते हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, इंसर्ट होगा या मैंने उसके अंदर समाहित होगा। अब जैसे ही हमने ये किया तो हमें शो करना होगा कि दिस स्पेस, दिस स्फीयर, दिस ड्रॉन स्फीयर इज ए गॉसियन सरफेस। मतलब ये जो खींचा गया हमारे द्वारा स्फीयर है
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को एनक्लोज करता हुआ, अपने अंदर समाहित करता हुआ जो स्फीयर है वो एक गाउसियन सरफेस है। उसके लिए हमें दो चीज़ें तो स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर दैट कि स्फीयर इज ए क्लोज सरफेस एंड इट एनक्लोजेस given sphere, given charge sphere, non-conducting charge sphere. Third thing, E is symmetric and theta is symmetric. Since each point of our Gaussian surface is that sphere is equidistant from the non-conducting sphere, is equidistant from the non-conducting sphere, so that value of E will be same for each point of Gaussian surface. चूंकि हमारे जो गॉसियन सरफेस है वो एक गोला है, वो एक स्फीयर है जिसका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट से डिस्टेंस एक समान होगी। और यदि डिस्टेंस एक समान है तो सिंस ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ई की वैल्यू भी एक समान होगी। माने जो हमारा गॉसियन सरफेस स्फीयर है उसके प्रत्येक पॉइंट पर ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब थीटा, सेकंड पॉइंट है थीटा। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होकर जाती है। तो जो स्फीयर का सरफेस है उससे परपेंडिकुलर जाने वाली लाइंस कौन होती है? रेडियस होती हैं। और किसी भी पॉइंट पर स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल, किसी भी स्मॉलर जो एरिया है उस पर खींचा गया नॉर्मल उसके टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। और टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है? रेडियस के डायरेक्शन में होता है। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया विल बी सेम। अर्थात क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों रेडियल होंगे, अर्थात त्रिज्यीय होंगे। किसके? स्फीयर की रेडियस के डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इस कारण से थीटा क्या हो जाएगा? जब पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा विल बी आल्सो सिमेट्रिक। इसका मतलब है थीटा भी सिमेट्रिक है। ई सिमेट्रिक, थीटा सिमेट्रिक, our Gaussian surface is a sphere, so it is enclosed, it is closed surface, and total area of non-conducting sphere is enclosed. It means charge is enclosed, so our taken sphere is treated as a Gaussian surface। माना चूंकि हमारा जो लिया गया स्फीयर है उस पे वो बंद है, उसके अंदर चार्ज है, उस पर ई सिमेट्रिक है, सममित है, थीटा सममित है, तो ये क्या होगा? ये सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस होगा। इसका स्टेप नंबर सेकंड, नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द गॉसियन सरफेस। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से कितना लिंक्ड होगा। और अब हम ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कि व्हेन point P is situated outside the non-conducting charge sphere. Since point P lies on the surface of the Gaussian surface, so linked electric flux with this Gaussian surface phi is equal to E into total area of Gaussian surface. E is constant and theta equal to 0, so cos 0 equal to 1, then phi is equal to linked electric flux with our Gaussian surface will be equal to E into total area of Gaussian surface. So it will be E into 4 pi capital R square. Capital R is the radius of our Gaussian surface and total area of Gaussian surface will be 4 pi R square. Again, third point, step number 3, find out or calculate value of charge. Since unit volume contains charge rho or rho charge, then total area of Gaussian surface, total volume of
then total volume of given non-conducting sphere contains charge. Volume of non-conducting sphere will be 4/3 pi r cube, and unit volume contains rho charge. So total charge will be rho into 4/3 pi r स्मॉल r क्यूब. तो चूंकि क्या कह रहे हैं हम कि वॉल्यूम के कारण चार्ज होता है और यूनिट वॉल्यूम पे एकांक आयतन पे कुल कितना चार्ज है, रो चार्ज है, और टोटल वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, आर रेडियस है उसकी. तो टोटल चार्ज कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. लास्ट स्टेप अप्लाइंग गॉस लॉ. Applying Gauss law, since Gauss law is total electric flux linked with any Gaussian surface is equal to Q upon epsilon naught. So substitute value of Q phi, we get E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught. So E is equal to, after cross multiplication and simplification, we get intensity of electric field equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon आर स्क्वायर. तो ये मतलब जो हमने सरलीकृत किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमने फाइंड आउट किया कि आउटर पॉइंट पी पर, आउटसाइड ऑफ द पॉइंट पी, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये जो फार्मूला इंटेंसिटी का है ये उसी तरह का है जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर intensity of electric field will be 1/4 pi epsilon naught into q upon r square. इसका मतलब है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह से कि उसका संपूर्ण, उसका टोटल चार्ज उसके सेंटर माने कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये उस तरह बिहेव करता है. जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन non-conducting uniformly charged non-conducting sphere treated as a point charge which is concentrated, total charge is concentrated at the center of sphere. Next, when point P is situated at the surface of non-conducting uniformly charged sphere. अब सेकेंड पॉइंट है कि जबकि पॉइंट पी कहाँ पर हो, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर सिचुएटेड हो. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब हम अपने गाउसियन सरफेस को रिड्यूस करते हैं, उसकी रेडियस को रिड्यूस करते हैं. लेट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, देन लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. कि अब हम अपने गाउसियन सरफेस को की रेडियस को कम मान लेते हैं. अब वो स्मॉल आर के इक्वल मान लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा. तो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और जो चार्ज है वो सेम रहेगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, एफ पाई आर क्यू. अप्लाइंग गॉस लॉ, तो अप्लाइंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अपना क्या है, ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फाई ई की वैल्यू है और Q की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया. नाउ वी गेट E इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. और यदि हम इसको Q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो मतलब यहाँ भी यदि एट द सरफेस है तो वहाँ भी उसी तरह ट्रीट कर रहा है जैसे टोटल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेटेड हो, एट द सेंटर. जो कि ऐसा नहीं है, लेकिन बिहेव ऐसा ही है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर. Third point, if point P is situated inside the non-conducting sphere. यदि अब पॉइंट P जो है
वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हो जाता है। तो हम अपने गॉसियन सरफेस को और रिड्यूस करते हैं, हम कहते हैं कि माने नाउ R इज इक्वल टू R1 एंड R1 इज स्मॉल R1 इज लेस देन स्मॉल r, मतलब जो गॉसियन सरफेस है हमारा उसकी रेडियस किससे कम है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो दिया गया था उससे भी कम है, उससे भी क्या है, कम है। और गॉसियन सरफेस की अब हमारी रेडियस हो गई R1, तो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr1²। अब क्या रिड्यूस क्या होगा, चार्ज होगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो चार्ज है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, रेडियस कम होने पर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन रिमेनिंग स्फीयर और रिमेनिंग गॉसियन सरफेस विल बी Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू रो। सो अप्लाइंग गास लॉ को अप्लाई कर दिया हमने, E इंटू 4πr1² इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Q 4/3 पाई R1 क्यूब रो इंटू अपान एप्सिलॉन नॉट। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकृत करने पर हमें क्या मिला, E इज इक्वल टू R1 रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होती, जीरो नहीं होती। जबकि कंडक्टिंग जितने भी स्फीयर है, कंडक्टिंग जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज जीरो। मतलब जो भी चालक पदार्थ हैं उन सभी के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। लेकिन जो कुचालक पदार्थ हैं और जिन्हें एक समान रूप से चार्ज किया गया है, उनके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। शून्य कहाँ जाकर होती है, जैसे ही R1 की वैल्यू जीरो होगी, माने एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, माने कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बाकी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम पृष्ठ से, सरफेस से अंदर की ओर जाते हैं, सेंटर की ओर जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। अब इनका वेरिएशन इस तरह का होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। जब हम जीरो पर हैं, सेंटर पर हैं, तो इसका वैल्यू इंटेंसिटी की जीरो होती है। और जैसे जैसे हम सरफेस पे आते हैं, की ओर आते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ते जाती है। और अधिकतम कहाँ पर हो जाती है, जैसे ही सरफेस पे पहुंचते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम हो जाती है कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही तीव्रता से घटते जाती है, रिड्यूस होती जाती है या डिक्रीज होती जाती है। तो ये E है और ये R है। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि सेंटर से सरफेस तक आने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, एंड व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इन दिस वे। माने कहने का आशा ये है कि जब हम सेंटर से सरफेस तक बढ़ते हैं कंडक्टिंग स्फीयर में, चालक गोले में, तो वहाँ पर ये जीरो होती है, सरफेस तक जीरो रहती है। और जैसे ही सरफेस पे आती है तो मैक्सिमम हो जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे सरफेस से दूरी बढ़ाते जाते हैं, इसका मान भी कम होते जाता है। तो ये लेक्चर एक और जोड़ दिया। उसमें पहले वाले में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कंडक्टिंग स्फीयर के साथ, लेकिन सिग्मा सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी के साथ, थोड़ा सा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ कन्फ्यूजन हो गया, वहाँ नोट कर दिया था। इसलिए मुझे ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट करना पड़ा। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ डेवलप किया हूँ, इसलिए दोनों इसको सुन के समझ लोगे। हिंदी वालों को भेज रहा हूँ, इंग्लिश वाले इसका नोट्स खुद बनाएंगे। थैंक्स, ओके बेटा।